आप में से काफ़ी सारे लोग बिलियनर बनने के सपने देखते हैं और उनके कोट्स भी पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि रियल लाइफ बिलियनर्स के कितने सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं और हम किस प्रकार से इंडियन बिलियनर स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट बिलियनर से काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द एक ऐसा वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं बता सकूं कि आप लोग किस प्रकार से मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना सकते हैं रियलिस्टिक वे में 21st सेंचुरी में, तो कमेंट कीजिएगा जानू। जितने ज़्यादा जानू आएंगे उतने जल्दी उस पर वीडियो आएगा। तो शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट बिलियनर से और हम इसमें करीब करीब 3 एग्जाम्पल्स लेंगे, जिसमें से कि 2 इंडियन और 1 वेस्ट से लेंगे और पॉपुलर एग्जाम्पल्स। सो पहले हम शुरू करते हैं मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी से, जिन्हें बिग बुल भी कहा जाता है। इनके ऊपर हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस हमारे चैनल पे बनाए हुए हैं, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। इनकी स्टार्टिंग से अगर इनकम देखी जाए फ्रॉम 80s एंड 90s तो इनके पास 2 सोर्सेज ऑफ इनकम थे, जिसमें से कि अगर मैं बात करूं तो पहला था ब्रोकिंग और दूसरा था स्पेक्यूलेशन या फिर ट्रेडिंग। मैं आपको बता दूं उस समय पे सर्विसेज लाइक पीएमएस या इवेंट ट्रेनिंग जैसे कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे भारत में, लेकिन ब्रोकिंग को स्टॉक मार्केट की दुनिया की जो पॉपुलैरिटी मिलती थी स्टॉक मार्केट में वो इक्वल थी पीएमएस सर्विसेज, हैंडलिंग चार्जेस और ट्रेनिंग, जिसको आज जितनी पॉपुलैरिटी मिलती है। सो ऐसा नहीं है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने ट्रेंड को कैश नहीं किया, उन्होंने भी इनकम बनाने के लिए किया। इनका थर्ड सोर्स ऑफ इनकम था जो 2000s के बाद वैल्यू इन्वेस्टिंग में इनने शिफ्ट लिया। एब्सोल्युटली 90s से लेके 2000s के बीच में इनने हर्षद मेहता के स्टॉक्स सेल किए, केतन पारेख जी के सेल किए। तो 2000 के बाद इनका प्रोपोर्शन इन्वेस्टिंग का बढ़ गया और ट्रेडिंग का बन गया। अब ऑब्वियसली उनका बेस कैपिटल 400 करोड़ का हो चुका था ट्रेडिंग से, तो ऑब्वियसली अब जरूरी था उनका फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम बनाना जो इन्वेस्टिंग के कारण ही बना, विच इज कॉल्ड एज डिविडेंड्स। जो इन्हें ट्रेडिंग से पैसा बना उसको इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टिंग से इनको डिविडेंड्स मिलने लग गए, जिसके कारण भारत में ये पहले टैक्स फ्री होता था, तो इन्होंने करीब करीब 600 से 700 करोड़ टैक्स फ्री इनकम कमाए। इसके बाद ये बढ़ गए फिफ्थ सोर्स ऑफ इनकम रेंटल्स एंड लग्जरी प्रॉपर्टीज से बनाए, जहां पर कि रिसेशंस में ये टाइम टू टाइम जब लो डिमांड रहता था लग्जरी प्रॉपर्टीज इन प्लेसेस लाइक जुहू एंड अदर्स खरीदते थे, जिनको वो बाद में या तो रेंटल्स या तो फिर सेल आउट करते थे। इसके बाद इन्हें सिक्स्थ सोर्स ऑफ इनकम बनाया मूवी प्रोडक्शन से। आप लोगों को बता दूं कि फेमस मूवीज लाइक इंग्लिश की इनका एक्सेट्रा जैसी मूवी का प्रोडक्शन राकेश जी ने किया है, वहां से भी कहा है। इनका सेवेंथ सोर्स ऑफ इनकम बना थ्रू कंसल्टिंग। जैसे काफी लोगों को पता नहीं होगा, एल्केमी कैपिटल के बोर्ड पे ये बैठे हैं, जहां से इनको करीब करीब 9 डिजिट की फीस भी मोस्ट लाइकली आती है। ये फिलहाल 8 सोर्स ऑफ इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज अकासा एयरलाइंस, जिस पे हमने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो एनालाइज करके बनाया हुआ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाके बाद में उस चीज को भी चेक कर सकते हैं। तो राकेश जी के तो ऑलमोस्ट 7-8 सोर्सेज हो गए। तो ये राकेश जी के सोर्सेस ऑफ इनकम, जहां आप में से काफी सारे नादान लोग सोचते हैं कि अरे भाई जब कोई शेयर बाजार में कमा रहा है तो उसको और कहीं से क्यों कमाने की जरूरत है। वहीं पे स्यूडो लोग ये नहीं समझ पाते कि जिनको वो इंस्पिरेशन सेट कर रहे हैं मिस्टर राकेश जी, वो खुद मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाते हैं। और याद रखिए वो उस समय की बात कर रहा हूं, तब से वो बना रहे हैं जब से उनको कोई नहीं जानता। अच्छा, और दोस्तों आज की वीडियो में मैं और 4 लोगों के बारे में डिस्कस करूंगा, पर अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन बिलियनर्स, उनके एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज एक्सेट्रा जल्द से जल्द आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाते जाऊं, तो मेक श्योर इस वीडियो को जितना हो सके अपना प्यार दीजिए और लाइक दीजिए। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट बिलियनर के इनकम सोर्सेज के पास, जो है मिस्टर राधा किशन दम्मानी जी। राधा किशन दम्मानी जी का फैमिली बिजनेस था ब्रोकिंग का, और वही उनका फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम बना। और ब्रोकिंग के बाद जस्ट लाइक राकेश झुनझुनवाला जी, इनके पास भी स्पेक्यूलेशन का ऑप्शन बना। इन्होंने हर्षद मेहता के स्टॉक्स को शॉर्ट सेल करके बहुत पैसा कमाया। हमने अपने चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है कि हाउ मनु मानिक, केतन पारेख एक्सेट्रा ये सारे स्कैम्स के बीच में ये सब हुए, तो एक स्कैम प्लेलिस्ट करके हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इनने इसके बाद अपना थर्ड सोर्स ऑफ इनकम बनाया प्रॉपर्टीज। जैसे कि हाल में ही आपने सुना होगा 800-900 करोड़ की इनने प्रॉपर्टी करी, बिना इंस्टाग्राम पे फोटो डाले, ट्वीट करे। जो राधा किशन जी ने फिर अपना नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम बनाया, एज वी ऑल नो, एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डी मार्ट। और मैं एक मिथ इधर से क्लियर कर दूं कि स्टॉक मार्केट सक्सेसफुल ट्रेडर स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमाते हैं और कहीं से नहीं। यू हैव द लाइव एग्जाम्पल। राधा किशन दम्मानी जी काफी इंट्रोवर्ट हैं, इसलिए मीडिया या टीचिंग लाइन में उन्होंने कभी भी इसको प्रोफेशन नहीं चुना। मीडिया पे भी बहुत कम आते हैं।
और लेकिन इन्होंने राकेश झुनझुनवाला जी को बिल्कुल मेंटरिंग करी थी। यही नहीं, राधा किशन जम्मानी जी ने HDFC बैंक और VST इंडस्ट्रीज में पैसे लगाए थे, शेयर्स खरीदे थे, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी पैसा कमाया और डिविडेंड से भी बहुत अच्छा पैसा कमाया। तो आप लोग कमेंट्स में ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा कि अगले साल आप कितने सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और लिखिए इसलिए बिकॉज जब तक हम लिखते नहीं है तब तक हम अपने माइंड को फोर्स नहीं करते किसी गोल्स को फॉलो करने के लिए, जस्ट लाइक इनटू आवर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो हमने 2 स्टॉक मार्केट प्लेयर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे स्टॉक मार्केट की जिनको राजा कहा जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड से, वॉरेन बफेट सर के साथ। इनका पहला सोर्स ऑफ इनकम था बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स। एकदम बचपन की बात करें तो कुछ कहेंगे अरे भाई उस जमाने में तो वो 1-2 रुपए कमाते थे, चिल्लर कमाते थे। उनको मैं ये बता दूं कि आज काफ़ी सारे लोग वही काम करते हैं, लाइक व्हाट ही डिड, सेलिंग कोक, गेमिंग मशीन्स बेचना, न्यूज़पेपर बेचना, और उसी से महीने का 10 से 20 हज़ार रुपये कमाते हैं। सो टेक्निकली देखा जाए तो ये उनका फाउंडेशन था, सोर्स ऑफ इनकम था। उसके बाद उनका नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम बना टीचिंग एंड कोचिंग। आप लोगों को बता दूं कि वॉरेन बफेट सर कॉलेज में लेक्चर देते थे पार्ट टाइम, जो कि प्लस एक स्पेशलाइज नॉलेज पे देते थे जिसके लिए उनको पेमेंट मिलता था। यही नहीं, स्पेसिफिक ग्रुप इन्वेस्टर्स को वो अलग से पढ़ाते भी थे जिसके लिए वो चार्ज भी करते थे, जिसको मॉडर्न डे वर्जन में कहते हैं ट्रेनिंग्स एंड कोचिंग्स। एंड याद रखिए ये वो तब की बात है जब पूरी दुनिया उनको जानती तक नहीं थी, ना उनके पास एक प्रूवन लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड था। इमेजिन इंडिया में यही किया होता तो उनके नाम पे आज फतवा जारी कर देते कि अरे भैया स्टॉक मार्केट से कमा रहा है तो पढ़ा क्यों रहा है, ब्ला 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 ब्ला। एनीवेज नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम की तरफ बढ़ते हैं। तो इनकी पार्टनरशिप डील्स हुआ करती थी, जो मॉडर्न वर्जन में हम कह सकते हैं उनको हेज फंड डील्स। आधे लोगों को ये भी नहीं पता, मीडिया ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया है, तो उनको लगता है कि भैया वैल्यू इन्वेस्टिंग ही करिए, बिना पूरी हिस्ट्री जाने हैं वॉरेन बफेट सर की। दे जंप टू कंक्लूजन फॉर क्लोज टू 30 ईयर्स। जी हाँ, 30 साल तक वॉरेन बफेट सर ने क्लाइंट्स के मनी मैनेज किए थे और अर्न किया था कमीशन भी, और काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड्स कह सकते हैं। यस यू हर्ड इट राइट। डिफरेंस बस ये था कि वो कुछ दिन नहीं कुछ महीनों के लिए होल्ड करते हैं। इसके बाद इनका नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम बना था डिविडेंड्स, जो कि ऑब्वियसली इनको आया था बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स व्हिच ही वाज डूइंग। इसके बाद स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कह सकते हैं हम, जो आज के टाइम पे VC फंड्स या फिर PE फंड्स करते हैं, जिसपे ये कंपनीज के स्टेक सब्सटैंशियल लेते थे। उस समय के जो स्टार्टअप्स थे इनके इनकम सोर्सेज वो उनके फीस एज अ डायरेक्टर और मैनेजमेंट फी से भी आया, प्रॉफिट का परसेंट भी आया। अगर इतने इनकम हम अपने देश में किसी को देखते हैं कमाते हुए तो हम इंस्पायर नहीं, हम जलन के मारे मर जाते हैं। बर्कशायर हैथवे इसके बाद उन्होंने लिया, जिसको कन्वर्ट किया होल्डिंग कंपनी में। बाय द वे अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वॉरेन बफेट सर पे एक पूरी केस स्टडी इस चैनल पे जल्द से जल्द लेके आऊँ तो कमेंट्स में WB जरूर लिखिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं जल्द आऊँगा। उसके बाद इन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी गीको नाम से लिया, बिकॉज उनको पता था फ्री कैश फ्लो इधर आराम से आएगा, और उस कंपनी के पैसे से बर्कशायर हैथवे के थ्रू इन्होंने बहुत सारे शेयर्स खरीदने शुरू किए। सो दोस्तों एक चीज तो क्लियर है कि हम इंस्पिरेशन सभी शेयर मार्केट लीडर से लेते हैं, बट जब कोई भी इनको फॉलो करके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने की कोशिश करता है तो हमारी जलन की सीमा ही नहीं होती है। सैडली हम इंस्पायर कम जेलस ज्यादा होते हैं, जिसको हमको बदलने की जरूरत है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन हम इस बार लेंगे ना थोड़ा आउटसाइड स्टॉक मार्केट। जैसे मैंने कहा था 4 एग्जाम्पल लेंगे, तो एक आउटसाइड स्टॉक मार्केट भी ले लेते हैं। हम बात करेंगे धीरू भाई अंबानी जी की, द मैन बिहाइंड द इनक्रेडिबल रिलायंस इंडस्ट्री। इनसे ज़्यादा ना डायनेमिक एंटरप्रेन्योर मैंने आज तक देखा नहीं है, ना दुनिया इतने आसानी से देखेगी। और यही लक्षण उनके बेटे मोटा भाई में भी देखा गया है, विच इज इक्वल टू बाबू सोना। मेरे सर्कल वालों ने मुझे सिक्योरिटी रीजंस के कारण इस पे वीडियो बनाने से मना किया। आप लोग समझ ही गए होंगे क्यों। जो लोग हमारे वीडियो से रेगुलरली जुड़े हैं वो समझ गए होंगे ये बाबू सोना क्या है। तो समझते हैं कि धीरू भाई अंबानी सर के इनके पहला सोर्स ऑफ इनकम क्या था। वो मुंबई लौटने के बाद, तो जॉब करने के बाद जो वो पहली बार किया तो वो स्पाइसेस या फिर मसाला का बिजनेस करते थे। उसके बाद रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन इनने सेट किया, जिसके थ्रू वो और भी कमोडिटीज़ पे जाना उनने शुरू किया। उसके बाद वो सिंथेटिक टेक्सटाइल्स में घुसे। इतने ही मल्टीपल सोर्सेज के कारण वो बहुत आसानी से स्केल अप कर पाए थे और डाइवर्सिफाई कर पाए थे। इसके बाद ये प्लास्टिक्स और फिर पावर जनरेशन में भी गए थे। उसके बाद इनने मास्टर स्ट्रोक खेला, रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल स्पेस में भी गए। और इसके बाद इनने एक बड़ा चंक इनने स्टॉक मार्केट से भी बनाया, जब स्टॉक मार्केट में इनने अपनी लिस्टिंग करवाई, प्लस डिविडेंड से उनने कमाया। स्टॉक मार्केट में इनके ना काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग बैटल्स भी हुए थे, जो हमने एज यूजुअल स्कैम सीरीज के प्लेलिस्ट में कवर किया। आप लोग जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि एक आम आदमी थे धीरू भाई अंबानी, जो एक सोर्स ऑफ इनकम से ऑब्वियसली सेटल नहीं होना चाहते थे, और उनने अपनी लाइफ टाइम में करीब करीब
25 to 30 सोर्सेज ऑफ इनकम रखें। वैसे तो एग्जाम्पल्स एंडलेस हैं जिसमें मैं बिलियनर्स को पूरी स्टडी करके आपको बता सकता हूँ, इसलिए अगर आप चाहते हो कि मैं और बिलियनर्स को स्टडी करूँ, उनकी स्ट्रैटेजी कैसे स्केल किया, तो इस वीडियो को जितना हो सके आप लाइक करते जाइए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, अगर आप भी चाहते हो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाना और इस पर एक वीडियो जल्द से जल्द चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। और हाँ, जाते जाते मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूंगा कि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इन लोगों ने गलत काम किया, किसी का नाम इनसाइडर ट्रेडिंग में उठा है, किसी का नाम उठा है ब्राइबिंग में, ब्यूरोक्रेट्स को ब्राइब किया गया, किसी का नाम उठा है पॉलिटिक्स में। आई कैन अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें हुई हमारे देश में, विदेश में भी होती है, हर जगह पे। बट वी शुड ऑलवेज लुक इन टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कि इन लोगों से सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें। हम सिर्फ नेगेटिव साइड क्यों देखते हैं? हम क्यों ये नहीं देखते कि क्या वैल्यू इनने प्रोवाइड किया है? क्यों हम सिर्फ ये देखते हैं कि इनने ये काम करके पैसा कमाया? ठीक है, वो एक एजेंडा है, वो एक चीज़ है जो इनने गलत करी है, बट मेरे हिसाब से देयर इज ऑलवेज समथिंग पॉजिटिव विच यू कैन टेक फ्रॉम एवरीवन। सो आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।